प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय होगा माता का आंचल। पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न जो कक्षा 10वीं कृतिका भाग 2 NCERT की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। माता का आंचल पाठ के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। माता का आंचल से हम आज जो प्रश्न शुरू करेंगे वो 94 से शुरू होंगे। इससे पहले के प्रश्न कुछ बहुविकल्पीय थे, कुछ लघुत्तरीय थे, वो हमने कर लिए हैं। उन प्रश्नों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं या फिर उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस चैनल से भी देख सकते हैं। ये सभी प्रश्न आप सभी बच्चों ने पाठ में पढ़े हुए हैं। जब बेटा ध्यान से पाठ को पढ़ लेते हैं तो हमें प्रश्न अपने आप याद हो जाते, पता चल जाता है कि इसका उत्तर क्या होगा यदि हमने ध्यान से पाठ को पढ़ा है तो। चलिए यहाँ हम इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और यदि आपको पता है तो आप भी बताएंगे, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे। साथ ही इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा के समय कोई परेशानी ना हो। शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले, और लाइक भी कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 94। देखिए यहाँ बात चल रही है शिवपूजन सहाय लेखक। ये जो माता का आंचल पाठ है ये उनके उपन्यास देहाती दुनिया जो 1926 में प्रकाशित हुआ था उसका एक अंश है, उसी में से लिया गया है। यहाँ लेखक जिसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है और उसके पिताजी उसे भोलानाथ कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ हमजोलियों के साथ खेल खेलते हैं। कभी जुलूस निकालते हैं बारात का, कभी घर के चबूतरे पर नाटक खेलते हैं। तो वहाँ अपनी जो घर की वस्तुएं होती हैं उन्हीं का कुछ कुछ बनाते हैं। तो यहाँ कनस्तर यानी कि एक बड़ा डब्बा, उसका किस में प्रयोग करते थे? ये प्रश्न जो आ रहा है अभी 94 का, कनस्तर का क्या बचता था, कनस्तर का क्या बनाते थे, वो क्या किसके लिए प्रयोग करते थे, ये बताना है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी के ढेलों के वो लड्डू बनाते थे, पत्ते होते थे उनकी पूरी कचौरी बनाते थे। इसी तरह जो घर में बर्तन होते थे उनका भी वो कुछ ना कुछ बनाते थे। तो कनस्तर का क्या बनाते थे, कनस्तर से क्या बजाते थे, तो क्या होगा इसका उत्तर? मैं लिखती हूँ, आप भी लिख लीजिएगा मेरे साथ। तंबूरा। क्या बजाते थे? तंबूरा। ठीक है, तंबूरा बजता था, ये भी बजाने का यंत्र है। ठीक है, तंबूरे को लिख लीजिएगा, तंबूरा। कनस्तर का क्या बनता था, क्या बजता था? तंबूरा। अगला है चूहेदानी की क्या बनती थी? चूहेदानी का प्रयोग किस में करते थे वो? चूहेदानी जिसमें चूहे पकड़ते हैं, उसका प्रयोग किस लिए करते थे? पालकी के लिए। ठीक है, पालकी, जो बारात खेलते थे, शादी करते थे, तो दुल्हन को ले जाने के लिए पालकी का प्रयोग होता है, उसी चूहेदानी का प्रयोग पालकी के लिए करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। वे समधी बनकर किस पर चढ़ लेते थे? जब शादी होती है, एक लड़की का पिता होता है, एक लड़के का पिता होता है, दोनों ही समधी कहलाते हैं।
तो समधी बनकर जब बारात में जाते थे तो किस पे बैठ के, किस पे चढ़ के जाते थे? पाठ पढ़ा है आपको, ध्यान होगा, जल्दी से लिखिएगा अपना उत्तर। बकरे पर। किस पे चढ़ के जाते थे? बकरे पर। ठीक है, घर में जो बकरा होता था उसके ऊपर बैठ के वो बारात में जाते थे, और जो समधी बनता था वही उस बकरे पे बैठता था। अगला प्रश्न है, ओहार शब्द का क्या अर्थ? ओहार, ओहार क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है? क्या होगा, लिखिएगा। पर्दे के लिए, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। डाला हुआ कपड़ा, ठीक है। ये होहार जो शब्द है उसका अर्थ है पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा। जो पर्दा डालते हैं उसके लिए जो कपड़ा होता है उसको ओहार कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक व उसके साथी फसल काटते समय कौन सा गीत गाते थे? कौन सा गीत गाते थे जब फसल की कटाई करते थे? जब खेल खेल में वो फसल भी काटते थे तो उस समय गीत गाते थे। वो कौन सा गीत होता था? क्या गीत होता था? गीत के बोल क्या थे? चलिए लिखते हैं। ऊंच नीच, ऊंच ऊंच नीच में बई कियारी। ऊंच नीच में बई कियारी, ठीक है। जो उपजो, जो उपजो सो बई हमारी, बई हमारी, ठीक है। फिर से सुनिए, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजो सो बही हमारी, ठीक है। ये गीत गाते थे। जगह कम है, लिखा थोड़ा ऐसे ही जाता है, आप समझिएगा मैं बोल रही हूँ। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजो सो बई हमारी, ठीक है। बई हमारी, ये क्या होगा? ये गीत गाते थे वो जब फसल की कटाई करते थे तब। अगला प्रश्न है, फसल को एक जगह रखकर उसे किससे रोंद डालते थे? रोंद डाला, कुचलना। किससे रोंद डालते? एक जगह रख देते थे फसल को, फिर उसके बाद उसको रोंद डाल, यानी कि फसल निकालते थे। कैसे निकालते थे वो? किससे रोंद के? पैरों से, पैरों से रोंद डालते थे, ठीक है। अगला है, कशोरे शब्द का क्या अर्थ? कशोरे, कशोरे शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? मिट्टी, मिट्टी का बना छिछला कटोरा, छिछला कटोरा, ठीक है। कशोरे शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का बना छिछला कटोरा। जो कटोरा होता है जो थोड़ा खुला होता है ऊपर से, मिट्टी का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कसोरे। मिट्टी का बना छिछला कटोरा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर क्या तैयार कर लेते थे? मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर क्या तैयार कर लेते थे? मिट्टी के दिए की तराजू आपने भी बनाई होगी, बनाते हैं ना सभी बच्चे। तो उस पे वो तोलते थे, उस तराजू में क्या तोलते थे और क्या तैयार कर लेते थे? राशि,
ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? राशि। अगला शब्द प्रश्न है, रहरी शब्द का क्या अर्थ है? रहरी, रहरी शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? अरहर। लिखिए, अरहर। अरहर, जो अरहर की फसल होती है उसके लिए है रहरी, अरहर। अगला प्रश्न आता है, लेखक और उसके साथियों को किसने बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था? लेखक और उसके साथियों को किसने बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था? ठीक है, जब लेखक और उसके साथी खेल रहे थे, उनको दूर तक भगा दिया था और उन पीछे से उनको ढेले फेंके थे। किसने फेंके थे? क्या होगा? लिखिए, एक बूढ़े शख्स ने, या बूढ़े व्यक्ति ने। एक बूढ़े व्यक्ति ने या बूढ़े शख्स, शख्स क्या होता है? व्यक्ति, आदमी। एक बूढ़े शख्स ने या व्यक्ति ने उन्हें ढेलों से फेंक कर दूर भगा दिया था, खदेड़ दिया था। कौन सी फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है? कौन सी फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है? या पाठ में कौन सी फसल की बात कही गई है जब खूब आंधी आती है? तो क्या होगा इसका उत्तर? पाठ के अनुसार आम की फसल में। क्या होगा? आम की फसल में। आम की फसल में। अगला देखते हैं, लेखक व उसके साथी बाग में कैसे आम चुन चुनकर धुले धुले आम चबाते थे? लेखक व उसके साथी बाग में कैसे आम चुन चुनकर घुले घुले आम चबाते थे? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? कैसे आम करते थे वो, चबाते थे? गोपी आम। कैसे आम थे? गोपी आम, ये नाम है आम का, आम की फसल का, गोपी आम। ठीक है, अगला देखते हैं, अंठई शब्द का क्या अर्थ है? अंठई, अठई शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। तो यहाँ क्या होगा? अठई शब्द का क्या अर्थ है? कुत्ते, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े। कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े क्या बोलते हैं? अठई बोलते हैं। यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? कुत्ते के शरीर पे क्या चिपकते हैं? बिग्गू, जिसे आम भाषा में बोलते हैं बिग्गू बोलते हैं। एक तरह से कलीले भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम आम भाषा में बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? छोटे कीड़े। कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े क्या बोलते हैं? अठई बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, लेखक पेड़ों की जड़ से किस प्रकार सट गया? किस प्रकार सटना? चिपकना। किस प्रकार चिपक गए थे पेड़ों की जड़ से? बिच्छू की तरह। क्या होगा उत्तर? बिच्छू। जैसे बिच्छू चिपकता है ना, सटता है, ऐसे ही बच्चे भी पेड़ों की जड़ों से सट गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, बरखा बंद होने के बाद बाग में क्या नजर आया? बरखा बंद होने के बाद बाग में क्या नजर आया?
बेटा प्रश्न नंबर 107 फिर से देखते हैं। लेखक पेड़ों की जड़ से किस प्रकार सट गया था। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा इसका उत्तर, फिर से रिपीट करें, फिर से देख रहे हैं। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, ठीक है, क्या होगा इसका, किस तरह चिपक गई, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। ठीक है, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, वैसे ही बच्चे पेड़ों की जड़ों से सट गए, सड़ों से चिपक गए। ठीक है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपकती है, जो छोटे कीड़े होते हैं उसके कान में चिपकते हैं, जिसको हम बिग्गू बोलते हैं, कलीले बोलते हैं, वो चिपके रहते हैं कान में, वैसे ही बच्चे पेड़ों की जड़ों से सट गए, चिपक गए। अगला प्रश्न आता है कि बरखा बंद होने के बाद बाग में क्या नजर आए। इसका उत्तर क्या होगा, बिच्छू। जैसे ही बरखा क्या होती है, बारिश बंद हो गई, बारिश बंद होने के बाद पानी गिरना बंद हो गया, उसके बाद बाग में बिच्छू ही बिच्छू नजर आने लगे, यानी कि बिच्छू अपने बिलों से बाहर निकल आए। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्रों में से सबसे ढीठ कौन था। जो किसी की बात ना माने, ना सुने, अपनी ही जिद पे अड़ा रहे, वो क्या होता है, ढीठ। तो लेखक के मित्रों में से कौन था सबसे ज्यादा ढीठ, क्या नाम था उसका, बेजू। क्या नाम था, जो बेजू नाम का बच्चा था वो सबसे ढीठ था, क्या होगा, बेजू। प्रश्न नंबर 110, मूसन तिवारी लेखक व उसके साथियों की शिकायत करने के लिए कहाँ पहुंच गए। मूसन तिवारी ने लेखक और उसके साथियों की शिकायत की थी, वो कहाँ पहुंच गए शिकायत करने के लिए, किससे उसने शिकायत की थी, विद्यालय में। कहाँ पहुंच गए, विद्यालय में, विद्यालय में यानी कि स्कूल में पहुंच गया शिकायत लेकर। अगला है, पाठशाला से कौन 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना क्या होता है, मुहावरे का प्रयोग है। 9-2-11 होना भाग जाना, जैसे कभी कभी तुम भी भाग जाते हो, बंक मारते हो विद्यालय से, गायब हो जाते हो। कौन भाग गया, जो सबसे ढीठ लड़का था, और ढीठ कौन था, बेजू। ठीक है, यही क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। अगला है, लेखक को पाठशाला में लेने दौड़कर कौन गया। लेखक को पाठशाला में से लेने के लिए दौड़ कर गया, कौन कौन गया था, बाबूजी। कौन गए थे, बाबूजी। बाबूजी दौड़ कर गए थे लेखक को पाठशाला से लेने के लिए। लेखक को गोद में किसने उठा लिया, किसने उसको गोद में उठाया था लेखक को, बाबूजी पाठशाला में लेने गए तो बाबूजी उठाएंगे ना, तो किसने गोद में उठा लिया, बाबूजी ने, बाबूजी ने। अगला है, लेखक को गोद में लेने के बाद बाबूजी ने क्या किया। लेखक रो रहा था, छोटा बच्चा था, रो रहा था, उसके पिता ने, बाबू ने उसे गोद में उठा लिया। तो उसके बाद गोद में उठाने के बाद उन्होंने क्या किया, पुचकारने और फुसलाने लगे। क्या करने लगे, पुचकारने व फुसलाने लगे। ठीक है, जब बच्चा रो रहा है तब उसको पुचकारते हैं, नहीं बेटा रो मत, उसको उसके चेहरे पर, उसके मस्तक पर, सर पर, गालों पर हाथ फेरते हैं, वो क्या, फुसलाना, पुचकारना। तो बच्चे को वो फुसलाने, पुचकारने लग गए। अगला प्रश्न है, मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था।
मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था? चिड़ियों का झुंड। चिड़ियों का झुंड। ठीक है, मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चर रहा था। अगला क्या होगा? सब लड़के कौन से खेत की ओर दौड़ पड़े? कौन से खेत की ओर दौड़ने लग गए थे सारे लड़के मिलके? मकई के खेत की ओर। मकई के खेत में। मकई के खेत में। अगला है, राम जी की चिरई, राम जी का खेत खा लो चिरई भर भर पेट, ये कथन किसने कहे? कि राम जी की चिरई है यानी कि चिड़िया है और राम जी का एक खेत है, तुम पेट भर के खा लो, ये कथन किसने कहे थे? लेखक व उसके साथियों ने। लेखक व उसके साथियों ने। चलिए अगला देखते हैं। चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये कथन किसने कहा? चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये किसने कहा था? बाबूजी और गांव के आदमियों ने। किसने कहा था? प्रश्न नंबर 118 का उत्तर क्या होगा? बाबूजी और गांव के आदमियों ने। आदमियों ने कहे थे। ठीक है, बाबूजी और गांव के आदमियों ने कहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अगला है, कौन पीर पराई नहीं समझते? पीर पराई मतलब दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। लड़के और बंदर। क्या होगा? लड़के व बंदर। फिर से लिखते हूं, लड़के व बंदर। पीर, दूसरे की पीर को, दूसरे की पीड़ा को ये दोनों ही नहीं समझते हैं। अगला है, एक टीले पर जाकर लेखक और उसके साथी किसके बिल में पानी उलीचने लगे? एक टीले पर, एक ऊंची जगह पर लेखक और उसके साथी पहुंच जाते हैं और वहां पानी डालने लग जाते हैं बिल में। वो बिल किसका था? चूहे का बिल। किसका बिल था? चूहे का बिल। ठीक है, और चूहे के बिल में से क्या निकल आया था? सांप निकल आया था ना। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए कौन निकल कर आया? तो क्या बताओगे? गणेश जी का चूहा है तो सांप किसका है? शिव जी का। शिव जी का सांप निकल के आ गया। गणेश जी के चूहे की रक्षा करने के लिए कौन आ गया? शिव जी का सांप। और जिसको देखकर बच्चे डर के भागे, डर जाते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं और अपनी माता के, जो लेखक है वो अपनी माता के आंचल में छिप जाता है। जो हमेशा अपने पिता के साथ रहता है, पिता के पास सोता है, पिता से नहाता है, हमेशा पिताजी के साथ चिपका रहता है, पिताजी के साथ ही पूजा करता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब उसको मुसीबत आती है उस पर, तो पिताजी उसको बोलते हैं, बोलते रह जाते हैं, फिर भी अपनी माता की तरफ जाता है और माता के आंचल में छुप जाता है। जबकि माता से तो उसका नाता केवल दूध पीने तक का था, लेकिन जब मुसीबत आई तो मैया के पास गया। ठीक है, तो इसीलिए इस पाठ का नाम माता का आंचल पड़ा है कि मुसीबत आती है तो बच्चा माँ के पास जाता है, माँ के आंचल में छिप जाता है। ये इस पाठ के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों ने अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हो तो दोबारा से पढ़ लेंगे और लिखेंगे भी, और अपनी परीक्षा में अगर ये इस पाठ से प्रश्न आते हैं तो उनको अवश्य सही ढंग से लिखेंगे और अपनी परीक्षा में सफल होंगे। चलिए फिर मिलेंगे
अगले प्रश्नों के साथ नई क्लास में। आपका दिन शुभ हो।